नमस्कार, मेरा नाम जीपी शर्मा है और मैं चंडीगढ़ बेस्ड हूँ। मैं पिछले 13 साल से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो जब ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो पहले 2-3 दिन तक तो हमें लगा कि यार मैं जेल में फंस गया हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने अपने कुछ क्लाइंट से बातचीत करना शुरू की। तो मेरे जो कुछ क्लाइंट्स थे, जो नौकरी पेशा भी हैं, जो बिजनेसमैन भी हैं, तो उनकी परेशानी भी काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दी। उसके बाद मैंने फिर अपने लोकल एरिया में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, इस एरिया में जो हमारे कुछ एजेंट्स हैं, कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, एसबीएस हैं, तो उनसे मैंने बात की। तो मालूम चला उनके एरिया में भी वही चैलेंज आ रहे हैं जो कि चैलेंज मैं फेस कर रहा था। फिर दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम जो और पूरे भारत में जो लोग हैं उनसे कुछ बात करें। तो मुझे बड़ा अच्छा मौका लगा था। हमने चितकारा यूनिवर्सिटी में एमबीए इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग किया था। तो उसमें इंडिया के कोने कोने से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे बैचमेट थे, कोई कोलकाता से थे, कोई बेंगलोर से थे, चेन्नई से थे, गुजरात से थे, दिल्ली से थे। तो मैंने उनसे फिर कांटेक्ट करना शुरू किया ताकि ये पता तो करूं कि जो मुश्किल हम लोग यहाँ फेस कर रहे हैं, क्या उनको तो वो फेस नहीं कर रहे हैं, वो मुश्किल उनको तो नहीं आ रही है। तब फिर मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया। तब मालूम ये चला कि हमसे जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वैसी ही प्रॉब्लम वो लोग भी फेस कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपने जितने चैलेंजेस आ रहे हैं उनको जॉट डाउन किया जाए, फिर उनको कंपाइल करके फिर अमन सर से बात की जाए। तो फिर हमने अमन चुग जी से बात की, जो हमारे मेंटर हैं इस एमबीए के प्रोग्राम में। तो जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग ले आइए अपने प्रश्न, तो जो भी उससे मैक्सिमम सोल्यूशन उसका हो सकता है या जो हमें गाइडलाइंस दे सकते हैं, तो उनके देने की बात की। फिर हमने एक वेबिनार डिज़ाइन किया। उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जितने चैलेंजेस हम लोगों को आ रहे थे, हमने अमन सर से बात की। उन्होंने हमें हर चीज़ का सोल्यूशन दिया, हमें आगे काम कैसे करना है, लॉकडाउन ओपन होने के बाद हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, साथ साथ में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की पोजीशन क्या है, इंडिया की इकोनॉमी की अभी पोजीशन क्या है, आगे क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की। उसके बाद हमने ये रियलाइज़ किया कि हम तो एमबीए के पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हम तो फट अमन से को फ़ोन घुमाए अवेलेबल हो गए। लेकिन इतने ऑल ओवर इंडिया इतने डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, एसपीए हैं, सीएलआईज हैं, एजेंट्स हैं, तो जिनका को फ़ोन तो अमन सर नहीं उठाएंगे, या जो जिनकी रीच अमन सर तक नहीं है। तो फिर हम लोगों ने उनके भी तो कुछ एक सवाल हो सकते हैं ना, क्वेश्चन हो सकते हैं। तो फिर हमने ये सोचा कि हम तो एमबीए के पार्टिसिपेंट सब इकट्ठे हुए हैं, हम ऐसा करते हैं, हम अपनी अपनी टेरिटरी में जो अपने एजेंट्स हैं, बाकी एजेंट्स हैं, डीओज हैं, एसबीएज हैं, सीएलआईज हैं, तो उनसे कैसे कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं या इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं और जो आपके दिमाग में हैं, तो वो जॉट डाउन करके हमें बताओ। तक और हम अमन सर से और वेबिनार मैनेज करते हैं और आपके व्यापन से क्वेश्चन आंसर करते हैं। यानी कि आपके सवाल कि बिज़नेस में क्या दिक्कत है, इकोनॉमी में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या दिक्कत है, आपके क्लाइंट से रिलेटेड क्या दिक्कत है, तो वो सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। फिर हमने अमन सर को इनवाइट किया वेबिनार में, और वो वेबिनार यकीन मानिए 3 घंटे अमन सर से हमने पूरी बातचीत की। सिंस 3 घंटे की बातचीत को एक ही वीडियो बनाते हैं तो हो सकता है समझ में ना आती, तो इसीलिए हमने उस 3 घंटे के वार्तालाप को हमने स्टेप्स में लिया, छोटे छोटे एपिसोड्स में डिवाइड कर दिया। सिंस आप में से कई लोग जो है अमन सर का पूरा प्रोफाइल नहीं जानते होंगे, तो सिर्फ नाम सुना होगा, तो मैं उनका छोटा सा ब्रीफ बता देता हूँ। डॉक्टर अमन चुग जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्लस डॉक्टरेट भी किया है, यानी कि पीएचडी किए हैं, एलएलबी किया है, एमबीए भी है, एमकॉम भी है, यानी कि क्वालिफिकेशन वाइज परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कई बड़ी बड़ी कंपनीज के एडवाइजरी पैनल पे हैं, और साथ में आरबीआई, सेबी, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, कुछ इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स में के साथ भी उनका एसोसिएटेड है। कई बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, लार्सन टुब्रो है, इंडियन ऑयल है, मारुति है, डॉक्टर रेड्डी है, ऐसी ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनीज की जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, फाइनेंस डायरेक्टर्स हैं, तो उनकी उनसे रेगुलर बातचीत होती रहती है। कई ऐसी एसोसिएशन है, सीआईए है, पीएचडी चैम्बर्स है, तो इन लोगों के साथ भी एसोसिएट है।
तो उनमें ये काफ़ी गाइडेंस भी देते रहते हैं, अपनी नॉलेज भी शेयरिंग करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये कि इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसके ऊपर इनसे बेटर विजनरी कोई नहीं दिखाई देता। और डॉक्टर मंचू फादर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और डेरिवेटिव्स के नाम से भी जाने जाते हैं, और हाँ, गुरु ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और इकोनॉमिक्स के नाम से भी अवॉर्डेड है। इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए गौतम मेहता जी डेवलपमेंट ऑफिसर हैं आनंद से, राजीव सूद जी डेवलपमेंट ऑफिसर चंडीगढ़ से, कन्हैया लाल ठक्कर CLI हैं सूरत से, और सूरत से ही हेमंत सचानी ये LIC एजेंट हैं, दीपक पुरोहित जी आनंद से हैं, एजेंट हैं ये भी, और उड़ीसा से जो एजेंट है मानस रंजन जी। इसके साथ ही सुनीता साहा जी एजेंट हैं कोलकाता से, सविता पिल्लई जी दिल्ली से, और उमाकांत जी एजेंट हैं नागपुर से। तो इन सभी के साथ हमारा ये वेबिनार कंप्लीट हुआ था। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वेबिनार लंबा है, हमने उसको पार्ट्स में किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और एडवाइस भी है कि इसको आप पूरे देखिएगा, क्योंकि इन जो वेबिनार के जो सेशन लिए हैं, आपके बहुत से क्वेश्चंस का आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम GP शर्मा है। मैं चंडीगढ़ से हूँ और पिछले 13 साल से मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ मेरी एजेंसी है। अब हम स्वागत करते हैं CA डॉक्टर अमन चोक का, जिनको हमने बहुत समय से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा टाइम निकालें। हमारे 20-25 दिन में हमने जो एजेंटों के साथ बातचीत की, कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर्स के साथ बात हुई, तो उनके बहुत क्वेश्चंस थे, बहुत प्रश्न थे उनके। तो हमने रिक्वेस्ट की अमन सर से कि हमारे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, हमारे इस क्वेश्चंस का आंसर दें, ताकि उससे कुछ तसल्ली हम लोगों को हो। इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, भारत में अमेरिका का असर क्या होगा, साथ साथ में ये जितना लॉकडाउन हुआ है, इससे किस किस इंडस्ट्री में क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, साथ साथ में जो सबसे फिक्र वाली बात थी कि हमारे इंश्योरेंस एजेंसी में क्या फर्क पड़ने वाला है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इन सब के लिए हम जो प्रार्थना की थी, तो आज वो मौजूद हैं। तो इस वेबिनार में मैं अमन सर आपका भी स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू जय वेरी हिंद मच जी। और मैं छोटे छोटे सवाल लेना चाहूंगा, ताकि फिर मैं बड़े सवाल पे आऊंगा कि इंश्योरेंस एजेंट ने क्या गलतियां करी वगैरह वगैरह। जी सर, कोई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन? अमन सर, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा था कि अभी ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसका एनपीएस का, बैंक्स के एनपीएस का क्या इम्पैक्ट आएगा और उसके क्या कंसिक्वेंसेस रहेंगे, थोड़ा सा इस पे अगर आप कुछ बोलें तो। इस टाइम पे जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेंडिंग करते हैं, कोरोना वायरस से पहले हमारी जो एनपीए की रेशियो थी वो 10% थी, 9.7%, 9.8% थी। एनपीए का मतलब समझते हैं पहले। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो एनपीए की जो डेफिनेशन है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो डेफिनेशन हिंदुस्तान की बनाई हुई नहीं है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से उठाई गई है। वैसे तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ, और मैं कई बार मिनिस्ट्री में भी ऐसा जिक्र किया है और बैंकिंग सेक्टर में भी जिक्र किया है, कि एनपीए की डेफिनेशन हिंदुस्तान में जो वर्ल्ड में होती है वो हिंदुस्तान में सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी डिफरेंट है, यूएस की इकोनॉमी डिफरेंट है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि 90 डेज में अगर आपने रीपेमेंट नहीं करी, ईएमआई, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अगर आपने 90 डेज में रीपेमेंट नहीं करी, तो आप नॉन परफॉर्मिंग बन गए। हालांकि इंडिया में कई ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पे 90 डेज में पेमेंट आती नहीं है, 90 डेज की वर्किंग कैपिटल साइकिल ही नहीं है। हमारे यहाँ पे कई बार वर्किंग कैपिटल साइकिल 180 दिन की है, 270 दिन की है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है, रोड्स पे ट्रक बेचारा धीरे धीरे चलता है, वो माल पहुंचने में टाइम लगता है। इंडिया में टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है कि माल जल्दी बन पाए। सो इसलिए इंडिया में वर्किंग कैपिटल साइकिल बड़ी होती है, तो इसलिए एनपीए की डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए। मगर मैं अज्यूम करता हूं कि डेफिनेशन अभी चेंज नहीं हुई। उस डेफिनेशन के तहत इंडिया में इस टाइम पे जो एनपीए है वो 9.7 या 9.8% है। उम्मीद है कि कोरोना वायरस के कारण जिस तरीके से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं,
20% हिंदुस्तान में एनपीए हो जाएगा, 20%। इसका मतलब ये बैंकों में दिक्कत आ सकती है। इवन जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो लोन देती हैं बड़े बड़ी कंपनियों को, उनको भी दिक्कत आ सकती है। अगर उनको दिक्कत आएगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर पैसा देना पड़ेगा उनको। और मैं आपको बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ज्यादा पैसा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा पैसा नहीं दे सकती क्योंकि हमारी रेटिंग खराब हो जाएगी। तो इसलिए एनपीए की दिक्कत अभी 20% मेरे को दिखती है। और आने वाले समय में अगर ये कोरोना वायरस का इशू थोड़ा लॉन्गर पीरियड चला या इंडस्ट्री में थोड़ा और चैलेंज आया तो ये एनपीए और बढ़ भी सकता है। एनपीए बढ़ने के कारण अगर बैंकों में दिक्कत आती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दिक्कत आती है तो ओवरऑल बाकी इंडस्ट्री में फर्दर लेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि बैंक डर जाएगा। बैंक कहेगा नहीं, मेरे को आगे लेंडिंग देनी नहीं है। तो जो अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं या जो अच्छे अच्छे लोग हैं जो जेन्युइनली लोन लेना चाहते हैं, बैंक उनको भी लोन देने से मना कर देगा। तो ये एक विशियस सर्कल शुरू हो जाएगा। विशियस सर्कल से क्या होएगा, जो अच्छा बिजनेसमैन था उसको भी लोन नहीं मिलेगा, जो अच्छा रिटेल जैसा क्लाइंट था, हम जैसा क्लाइंट, उसको भी लोन नहीं मिलेगा। तीसरा इसका प्रभाव क्या आ सकता है, अगर एक कंपनी ने एनपीए किया तो उस कंपनी का जो कस्टमर और जो सप्लायर होएगा या उस कंपनी का जो देखा देखी में जो कंपटीटर होएगा वो भी कहेगा यार मैं भी एनपीए कर देता हूं, मेरे को भी पैसा नहीं आ रहा, मैं भी एनपीए। तो एक आदमी एनपीए होएगा तो 3 को और लेके डूबेगा, क्योंकि एक आदमी कहेगा सर मेरे पास मेरे हाथ खड़े हैं, मैं ईएमआई नहीं दे सकता। तो उसका साथी भी कहेगा सर मेरे भी हाथ खड़े, पहले उससे ले लो, मैं बाद में दे दूंगा। और साथ में क्या होएगा, अगर एक आदमी बोले मेरे हाथ खड़े हैं तो जो मेरा कस्टमर है जिसको मैंने पैसे, जिससे मैंने लेने थे, या जो मेरा सप्लायर है जिसको मैंने देने थे, तो सप्लायर कहेगा, वो भी अपने बैंक को बोलेगा सर उसने मेरे पैसे नहीं दिए, मैं भी एनपीए हो गया। और मेरा जो कस्टमर है वो कहेगा ये तो वैसे ही एनपीए हो गया, तो मैं अपने पैसे तो बचा लूं, इसको देके भी क्या फायदा, इसने आगे तो किसी को देना नहीं है। तो सारों की नीयत खराब हो जाएगी। तो ये एनपीए की दिक्कत इतनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं चाहता नहीं कि इतनी बड़ी दिक्कत हो। आप सोचेंगे ये तो डरा ज्यादा रहा है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसा हो रहा है। आपको शायद याद होएगा, मैंने आज से 1-1.5 साल पहले बोला था कि एनपीए की फिगर अंदाजन 2 साल पहले शायद 5-5.5% पे थी और ये 10% हो जाएगी। आज आप देख लो 10% हो गई है, 9.7, 9.8 9.7, 9.8% हो गई है। अभी पिछले 1 महीना पहले मैंने अपनी ऑडियो भेजी थी आप सारों को, जिसमें मैंने कहा था कि आने वाले समय में मेरे को लगता है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में काफी चैलेंज दिखता है। और 2 दिन पहले मैंने ऑडियो बनाई थी कि मेरे को इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इस साल 1% से कम लगती है। आज बार्कलेज ने बोल दिया है, बार्कलेज ने बोला इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 0% दिखती है। सोचो, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जहां पे डोमेस्टिक कंजम्पशन के बाजे बजते हैं वहां पे जीडीपी ग्रोथ 0%। अभी तो कई लोगों की नौकरियां गई नहीं है, अभी तो आप देखना, अभी तो कई लोगों के बिजनेसेस भट्टे गोल हुए नहीं है, अभी तो बहुत प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सवाल। तो सविता मैम आप लेंगे कुछ क्वेश्चंस? सर, हाँ जी मैम। ये जो अभी जो सर ने एनपीए को लेके कहा उसी को एक्सटेंडेड करके है, जैसे आपने कहा अभी लोन्स भी मुश्किल होगा, बैंक्स नहीं देंगे लोन, जी, तो लाइक विल पीपल शिफ्ट टू प्राइवेट मनी लेंडर्स? कोई देगा ही नहीं पैसा। बैंक देंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई देगा ही नहीं पैसा। प्राइवेट मनी लेंडर भी बेचारा कहाँ है? अच्छा, आज के दिन में जितने भी फाइनेंसर थे जिन्होंने रियल एस्टेट वालों को फाइनेंस कर रखा था, रियल एस्टेट वाले बेचारे बिल्डर्स भागने की कतार पे हैं। कईयों ने तो सुसाइड कर लिया आपके सामने। बॉम्बे में, दिल्ली में कई लोग सुसाइड कर चुके हैं, कई लोग भाग चुके हैं। ये तो फ्लाइटें खुली नहीं है, इस टाइम पे फ्लाइटें बंद हो गई, नहीं तो इस टाइम पे कई लोग फ्लाइटें पकड़ के बाहर निकल चुके होते। तो प्राइवेट मनी लेंडर्स भी अभी इस टाइम पे कोई अपना पैसा देना नहीं चाहेगा। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि आरबीआई जिस तरीके से स्टेप्स ले रही है, बैंक्स अभी भी लेंडिंग करेंगे और करना चाहेंगे। मैं यहां पे कहना चाहता हूं दोबारा, इतनी गंदी सिचुएशन आज नहीं है, क्योंकि आरबीआई और गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है। मेरी जो अभी बातचीत हो रही है हर जगह वगैरह, मैं समझ रहा हूं कि ग्रास रूट लेवल पे अभी भी एक्शन है। अभी इनफैक्ट कोशिश हो रही है, सारे बैंक्स कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक नया चेंज है जो आपकी इंडस्ट्री के रिलेटेड हो सकता है। अभी सारे बैंक्स जो पहले लोन की प्रोसेसिंग करवाते थे आदमियों के थ्रू, वो सब ऑनलाइन हो रहा है, लोन की प्रोसेसिंग भी। सारी कंपनीज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन चढ़ेंगे, क्योंकि अब तो लॉकडाउन है, कंपनी बेचारी कहां पे जाके देगी डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, सारे ऐप बना रहे हैं अपनी, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन चढ़ेंगे, ऑनलाइन ही क्रेडिट कमेटी देखेगी,
जो क्रेडिट कमेटी बॉम्बे में जाती थी ऑफिस में, वो घर से बैठ के देख लेगी क्या फर्क पड़ता है, और वहीं से ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव हो जाएगा तो साइन थोड़ी ना करने की जरूरत है, अब तो अप्रूव भी डिजिटल सिग्नेचर से होता है। आज आप देख लो, आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बोल दिया है कि ऑडिटर की रिपोर्ट भी साइन करने की जरूरत नहीं है, डिजिटली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखा, सुना ना आपने या नहीं? तो बैंक भी अप्रूव ऐसे कर देगा ऑनलाइन। तो जैसे ही ऑनलाइन हो जाएगा तो क्लाइंट को ऑनलाइन ही पैसा बैंक में आ जाएगा। तो इतने लोग हैं बैंकिंग सेक्टर में जिनकी नौकरियां नहीं रहेंगी। और आपको याद होगा जब आप एमबीए करने आते थे तो मैं कहता था आने वाले समय में बैंक्स में मेजर नौकरियां जाएंगी। एक आदमी रहेगा, एक आदमी रहेगा। मैंने कहा था वन मैन ब्रांच हो जाएगी, वन मैन ब्रांच। वन मैन और आप आर्मी। देखो, एक्सिस बैंक ने 4 से 5 हजार लोग निकाल दिए हैं। आप चेक कर सकते हो, एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक अगर निकालने पे आएगा तो आप सोचो ये बाकी तो बैंक बेचारे फॉलो करेंगे इनको। तो आई थिंक काफी बड़ा चैलेंज है, और ये ऑनलाइन का ही चैलेंज है, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं। तो ये ऑनलाइन वाला चैलेंज आपके इंश्योरेंस सेक्टर में भी आएगा। सही बात। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि आज ही हमें अपनी फौज को प्रिपेयर करना है। देखो, अगर कोरोना वायरस के कारण मोदी साहब आके डरा देते, बहुत भयानक है, बहुत भयानक है, बहुत भयानक है, मगर ये ना बताते कि भैया आप घर बैठ जाओ, घर बैठ जाओगे तो भयानक कम हो जाएगा। और अगर मोदी साहब कुछ ना बोलते हैं, नहीं नहीं कोई टेंशन, जैसे ट्रंप ने क्या बोला, ट्रंप ने बोला कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। आज देख लो टेंशन हो गई है उसको, हो गई या नहीं हो गई? यस। तो ट्रंप साहब क्या कर रहे थे? ट्रंप साहब खेल रचा रहे थे मोटिवेशनल ट्रेनर जैसा, कि वी आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कुछ नहीं होएगा, हम यूएस से हैं, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है, वी विल फाइट इट। ऐसे थोड़ा ना हो जाता काम। मोटिवेशन में ऐसा काम नहीं होता। मोदी साहब ने एक्शन लिया। मोदी साहब ने क्या बोला? घर बैठ जाओ टिक्के, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, घर बैठ जाओ टिक्के, तभी हम बच पाएंगे। देख लो, सही बोला, सही है, करेक्ट। आज ट्रंप से नहीं संभल रहा। आज देखो, पिछले एक हफ्ते पहले ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट दे दी? ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दी कि अब जितना गवर्नमेंट कर सकती थी कर दिया, इसके आगे अब हम कुछ नहीं कर सकते। देख लो, हाथ खड़े कर दिए। आप स्टेटमेंट सुन सकते हैं, ट्रंप की स्टेटमेंट है। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट ऐसी स्टेटमेंट दे दे, सोचो। तो ये आप एजुकेशन को लेके आपको क्या लगता है, लाइक नाउ कहाँ हम लोग को सजेस्ट करना चाहिए स्ट्रीम? फाइनेंस विल स्टिल बी द रूलिंग, लाइक यू से? इसके लिए पहले आप ये बताइए, लाइक आगे की जनरेशन के लिए। ओके, सबसे पहले तो आप ये समझो, वो इंडस्ट्री चलेंगी जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती। जैसे, या तो अपने बच्चे को बार्बर बना दो, बाल तो काटने के लिए आदमी चाहिए। और बढ़िया चलेगा बार्बर का बिजनेस। या सैलून बना दो, सैलून, ये स्पा, उसको उसमें उसको ट्रेन कर दो। स्पा, लोग इतने टेंशन में स्पा जाना चाहते हैं, सैलून जाना चाहते हैं। या ब्यूटी, कॉस्मेटिक, सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, स्किन, आईज, इतना कंप्यूटर का काम है, आईज की प्रॉब्लम होनी है। या लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, पैसे के ऊपर पैसा कैसे बनाए। जेन्युइनली फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंस, जेन्युइन वाला, ब्रोकर नहीं बोल रहा, ब्रोकर नहीं। या बिजनेस एडवाइजर, जिसको बिजनेस की समझ हो, जो जाके बिजनेसमैन को बता सके तेरी इंडस्ट्री में क्या गलती हो रही है, तेरी कंपनी में क्या गलती हो रही है, बिजनेस एडवाइजर। या प्लम्बर बना दो, प्लम्बर, इतनी सोसाइटीज बन रही हैं, अपने बच्चे को प्लम्बर बना दो, क्या काम करेगा, ओए होए होए। इतने ज्यादा जो ट्रेन्स लग रही हैं, ट्रेन्स बनेंगी, रेलवे ट्रैक लगाने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, स्पेसिफिक इंजीनियर्स, रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए, वो काम आएंगे। तो इसलिए एजुकेशन आप वो समझो जहां पे टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती। अगर आप अपने बच्चे को बनाओगे बैंकर, या बनाओगे कंप्यूटर इंजीनियर, या बनाओगे बीपीओ केपीओ में काम करेगा, कुछ ना होएगा, बहुत बड़ा चैलेंज है। या आप बनाओगे आर्किटेक्ट इंजीनियर, वो सब ऑनलाइन हो जाएगा। आर्किटेक्ट सब 3D 4D सब, अब तो 12D भी आ गया, 8D 12D। गौतम मेहता और सर, क्या सवाल है?
यस सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आपके अमन क्वेश्चन जय हिंद, नमस्कार। यस सर। सर, महाभारत में जो हुआ था, धृतराज के साथ एक संजय करके एक कैरेक्टर था। तो जी, धृतराज को संजय सब कुछ बता रहा था, लेकिन धृतराज ने वही किया जो उसको करना था। तो जी, आपने हमको बहुत एडवांस में कई सारी चीजें बताई कि फाइनेंशियल एडवाइजर बनो, तब नहीं बने एजेंट के एजेंट रहे लोग। अभी जी, आप बता रहे हैं बिजनेस पार्टनर एडवाइजर बनो आप। तो जी, अभी मुझे लगता है ये आने में 2-2.5 साल लगेंगे, शायद फास्ट भी आ सकता है चेंज। लेकिन अभी जी, से हम बिजनेस एडवाइजर बनना शुरू करेंगे तो पहले तो नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना जी, नॉलेज है नहीं हमारे में। आपसे सीखे हैं, लेकिन वो पूरा नॉलेज नहीं है हमारे पास, राइट? तो सर, जी, हमको भी ये सब चेंज करना है। और अभी जो जैसे आप बोल रहे हैं वो आप कहीं हमारे आनंद में भी आपने सब मीटिंग किया था, ये किया था, तब आप हिटलर जैसे लगे थे लोगों को जी। कि कमीशन बंद हो हाँ। जाएगा, brokerage बंद हो जाएगा, ये सब क्या बोल रहे थे, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? लेकिन आईपीओ आ जाएगा, एलआईसी आईपीओ आ जाएगा। IPO आ जाएगा तो कैसे चलेगा? ये तो सब कुछ बराबर नहीं है। अमन सर का जो नॉलेज है वो बराबर नहीं है, लोग डाउट करते थे, हाँ, लेकिन अभी वो सच हाँ, हो रहा है सब कुछ। तो अभी आपने बताया तो मुझे जी, वो सुनना है कि अभी कमिंग ईयर्स में ये इंडस्ट्री में लोगों को रहना है तो क्या करना पड़ेगा, वो आप अभी डिटेल में बता रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन वही था कि जी, एक्चुअली मुझे ये भी सुनना था कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इंडियन जी, इकोनॉमी पे ये कोरोना की क्या इफेक्ट रहेगी। बहुत सारी चीजें जी, आपसे मिल गई मुझे। और हमारी इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगी, मींस लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ेगी, वो 3 चीज मुझे सुनना था आपसे। तो जी, आप अपनी बात में बता ही रहे, तो मैं नोट डाउन भी कर रहा हूँ, राइट? तो जी। सब बढ़िया सा फायदा हो रहा है, नोट। फायदा हो रहा है। अभी अभी तक फायदा हो रहा है। जो हमारी चर्चा चल रही है, मैं सारों से पूछना चाहता हूँ, सब श्योर यस श्योर। सर। चल रहा है? जो रियलिटी आने वाली है जी वो अभी से आप बता रहे हैं। अभी वो रियलिटी मुझे एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी है? अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो मैं ये इंडस्ट्री में रहूंगा, अगर मैं जी, नहीं करूंगा तो ये इंडस्ट्री से सर एक्चुअली सब मोटिवेटर्स जो है अभी मार्केट में, जी, वो लोग बोल रहे हैं कि रिनोवेशन हो रहा है। जी, तो रिनोवेशन में क्या करते हैं, हम घर में के पुरानी चीज निकाल के फेंक देते बाहर, जी, राइट? जो काम की चीज नहीं है उसको बाहर निकाल देंगे हम, जी, राइट? तो ये इंडस्ट्री में भी ऐसा आएगा कि जो काम करने वाला आदमी नहीं है या काम का आदमी नहीं है और जी, एडवाइस अच्छी करने वाला नहीं है, वो ऑटोमेटिक रिनोवेशन में निकल जाएगा, जी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हमको अपडेट करना है, हमारी जात को अपडेट करना है। और सबसे ज्यादा आपने जो बोला, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, दोनों जी, थिंग पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। सर, मैं एमबीए करने आया एट द एज ऑफ 53-54, जी, तब भी मैं यही लेके आया था कि ये शुरू, एमबीए को मेरी इंडस्ट्री में कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा, जी, उनको कैसे दोनों को मैं टाई अप करके ये मेरा उसका फायदा लूंगा। जी, और मैंने जी, बहुत सारा सीखा आपसे। जी, उसका बेनिफिट्स भी मिल रहा है, ऑटोमेटिक जी, मॉनेटरी बेनिफिट तो मिल ही रहा है। तो अभी हम सुनेंगे लास्ट में आपसे कि अभी हमारा फ्यूचर क्या है और हमको क्या करना चाहिए कि हमारा फ्यूचर अच्छा रहे, जी। वो मुझे सुनना है। Thank you. मैं ये क्वेश्चन को एक्चुअली लिख लिया है, और मैं इसी क्वेश्चन को जब मैं अपने इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ जब मैं क्लब करूंगा, इंश्योरेंस एजेंट क्या गलतियां करते आए, अभी Right. हम क्या अपने आप को गलत कहला रहे हैं और क्या हमें करना है, मैं उस पे आऊंगा। बट Sure, अभी sure. कोई और छोटे छोटे क्वेश्चन या कोई आपके बाकी जो भाई बंधु जो एजेंट्स हैं आपके, उनकी कोई क्वारीज आई हो, क्योंकि आप सारों ने आई थिंक बताया मेरे को कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज में कई क्लाइंट्स की क्वारीज हैं, कई एजेंट्स की क्वारीज हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो क्वारीज और वो छोटी छोटी एजेंट्स की क्वारीज या बिजनेस मैन की क्वारीज वो अगर ले लें पहले, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर विस्तार में इंश्योरेंस एजेंट के प्रति बताऊंगा। हाँ, मैं क्वेश्चन ले रहा था जी, कि अभी जैसे तो पीडब्ल्यूसी का एक सर्वे आया था, जी, जी, उसमें बताता है कि आज की डेट में भी इंडिया में 35% लोग ऐसे हैं जो आज भी कंसल्टेंट के साथ बैठ करके, एडवाइजर के साथ बैठ करके इंश्योरेंस का डिसीजन लेते हैं। तो जी। क्या आगे भी ऐसा कुछ होने वाला है? अच्छा, ये ऐसा है कि जब ये ऐसी चीजें फॉरवर्ड होती है ना, ये फॉरवर्ड करने वाले हैं मोटिवेशनल स्पीकर। अब मैं इसका आंसर देता हूं क्यों। क्योंकि ये पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट है जून 7 2019 की, ये 2020 की नहीं है। जी जून 7 2019 में इसका जो सर्वे हुआ था, वो मेरे बहुत अजीज मित्र हैं मजूमदार साहब, उन्होंने किया था। वो पीडब्ल्यूसी में पार्टनर हैं और मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त भी हैं, और मैं जानता भी हूं, समझता भी हूं। और मैंने उनसे पूछा कि ये सर्वे में कितने लोगों को लिया गया था, तो उन्होंने कहा 200 का सैंपल लिया था, 200 लोगों का, 200। यानी कि
इसका मतलब ये पहली बात तो ये जून 7 2019 का सर्वे है, 200 लोगों से सिर्फ बात करी गई थी और उसका एक रिजल्ट निकाला गया था कि जी 35% लोग नॉर्मली अपने ब्रोकर के थ्रू लेना चाहेंगे और ऑनलाइन नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है जी, यहां तक तो हमें समझ आ गया। अब ये क्या हुआ, ये एक तरह से फैला दिया गया और एजेंट्स को ताकि मोटिवेट किया जाए कि टेंशन मत लो, सब कुछ सेट है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये 1 साल पुराना है। 1 साल पहले कोरोना वायरस नहीं था, टेक्नोलॉजी का जमाना उतना नहीं था, आज टेक्नोलॉजी का जमाना चेंज हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, 2020 में पीडब्ल्यूसी ने एक और सर्वे निकाला है, कहो तो वो रिपोर्ट मैं भेज दूं, क्योंकि वो भी मेरे मित्र ने निकाली है और वो रिपोर्ट मेरे पास पूरी आई हुई है। उसमें आया है 68% लोगों ने बोला है कि अगर इंश्योरेंस कंपनियां अपनी ऐप निकाल देती हैं, हम डायरेक्ट ऐप पे करना चाहते हैं, हम किसी के थ्रू नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि पहले हम क्यों किसी के थ्रू करना चाहते थे, वो जो 200 लोग है ना, 200 लोग, उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि हमें कई बार ना पॉलिसी की डिटेल समझ नहीं आती, या हमें समझ नहीं आता कि सर्विसिंग कैसे होएगी। अब मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं, पॉलिसी की डिटेल इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि वो इतना बड़ा पॉलिसी का पन्ना होता है, तो क्लाइंट को लगता था कि पॉलिसी बेचने वाले आदमी को समझ आती होगी। ये तो आपको ही पता और मेरे को भी पता है कितने लोगों को समझ आती होगी। 12 लाख एजेंट्स हैं अगर LIC के, या 23 लाख एजेंट्स हैं पूरे इंश्योरेंस वर्ल्ड में। आपको लगता है, मैं आपसे जेन्युइनली पूछता हूं, कितनों को IRDAI के सर्कुलर समझ आते होंगे? मैं आपसे पूछता सवाल, मतलब कितने लोगों को IRDAI के सर्कुलर समझ आते होंगे? मैं तो कह ही रहा कि पूरी पॉलिसी समझ आती है, मैं तो कह रहा हूं सर्कुलर समझ आता होगा, सर्कुलर भी नहीं समझ आता होगा। कितने लोगों को आता होगा? वेरी वैलिड पॉइंट सर। ठीक है, वैलिड पॉइंट है सर, ठीक है, वैलिड पॉइंट। समझना तो दूर है, कई लोग तो पढ़ते भी नहीं है। पढ़ते भी नहीं है ना। तो इसमें अब जो PwC का जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि उन्होंने फीडबैक दिया इंश्योरेंस कंपनीज को, और इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या सोचा कि जिन लोगों को पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं समझ आता, ऐसा करते हैं पॉलिसी के अंदर क्या क्या उसके लिए कार्टून बना देते हैं, या उनके लिए एक नेक्स्ट करके बटन दबा देते हैं ताकि वो आराम से ऐप पे जाए या ऑनलाइन जाए, इसमें लिखा हो मेन पॉइंट कि भैया ये पॉलिसी क्या है, नेक्स्ट, इसके अंदर कब कब बेनिफिट मिलेगा, नेक्स्ट, कंडीशंस क्या है, नेक्स्ट, यू एक्सेप्टेड, यस, काम खत्म। तो यानी कि ऐप ड्रिवन, ये एक तो प्लग कर दिया गया गैप। दूसरा गैप क्या था, लोगों को डर था कि जब सर्विसिंग चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, और यही हमारे एजेंट का रुतबा भी था कि सर हम सर्विसिंग करते हैं। अब आप देख सकते हैं सारे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, कौन सी सर्विसिंग हो रही है? ठीक है ना, तो सर्विसिंग भी ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन कैसे? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपका आधार कार्ड लिंक है, आधार कार्ड लिंक से पता लग जाए कौन आदमी कौन से हॉस्पिटल में जमा हो गया, कौन सा आदमी पहुंच गया ऊपर। तो जो आदमी पहुंच गया ऊपर, आधार कार्ड लिंक है, इंश्योरेंस कंपनी सीधा उसको भाई साहब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से पैसा भेज देगी, काम खत्म। उसको ऑनलाइन ऐप पे डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, कंपनी के पास डेथ सर्टिफिकेट पहुंच गया, कंपनी उसको ऑनलाइन पैसा भेज दी। या कोई आदमी अगर हॉस्पिटल में जमा हो गया है तो हॉस्पिटल वाला उसको ऑटोमेटिकली आधार कार्ड लिंक कर देगा, वो इंश्योरेंस कंपनियां पहुंच जाएगा, वो कैशलेस सेटलमेंट हो जाएगा। तो सर्विसिंग कहां पे जरूरत है? और ये दो फैक्टर्स जो थे, ये दो फैक्टर्स इंश्योरेंस कंपनीज अपने ऐप में खत्म कर रही है, और इसलिए PwC का 2020 जनवरी का सर्वे है जिसमें लिखा गया है 68% लोगों ने कहा है कि हम ऐप के थ्रू कंफर्टेबल हैं। तो जून 2019 वाली रिपोर्ट को फैलाओ मत, ये किसी मोटिवेशनल स्पीकर या ट्रेनर ने आपके साथ मजे लेने के लिए फिर भेज दी है, तो उसको भूल जाओ। अभी ऑनलाइन क्लेम फाइल भी ऑनलाइन ही सबमिट होती है, ऐप से ही डायरेक्ट क्लाइंट की आईडी शुरू भी से। हो गया, फिर तो और भी बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच। तो और जरूरत ही नहीं है किसी की, क्लाइंट अभी कर सकता है, कर सकता है, रिन्यूअल कर सकता है। अब आपने देख ही लिया, रिन्यूअल भी तो आप ऑनलाइन करवा रहे हैं। सर अभी एक केस आई है, कोरोना के केस आई है। हाँ जी, लॉकडाउन में वो केस को क्लेम सेटल हो गया। आप अभी जो बोल रहे थे वही सिस्टम से? एक नहीं 17 केसेस, 16 केस है LIC के। हाँ 16 LIC और एक किसी और कंपनी ने भी किया, 17 केसेस। एक मैं अभी हेल्थ की बता रहा था, अभी आप अभी जो कह रहे थे ना, वो प्रूव हो गया अभी, अरे शुरू हो गया। हेल्थ का भी अलग है, इवन अगर आदमी मर भी जाए वो भी प्रूव हो गया। कोरोना वायरस से जो लोग मर गए उनको भी क्लेम चला गया सेटलमेंट, उनको भी चला गया LIC। सिंपल है, सब आधार कार्ड लिंक है, सब ऑनलाइन है, ऐप के साथ आधार कार्ड और आधार कार्ड का अकाउंट, सब कुछ तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। दीपक पुरोहित सर,
आप कुछ पूछना चाहेंगे? नमस्ते सर जी। सर कैसे हो? आपको भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन आ ही गया आपके सारे आंसरों में, पर फिर भी मैं मतलब मेरे कलीग्स और सबका मतलब क्लब करके एक बोल रहा हूँ। जैसे आप कह रहे हो फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से, अब उसका तो कोई फ्यूचर है नहीं। जैसे फाइनेंशियल अभी जो है इंश्योरेंस एडवाइजर, जो इंश्योरेंस एडवाइजर होता है वो इंश्योरेंस को सजेस्ट करता है, या जो फाइनेंशियल एज ए म्यूचुअल फंड वाला होता है वो क्लाइंट को म्यूचुअल फंड एडवाइस करता है। आज के मतलब वो अपनी ही चलाता रहता है, अपनी चलाता है। हाँ, तो अपने को अभी जैसे आप कह रहे हो वैसे बिजनेस एडवाइजर बनना है, और बिजनेस एडवाइजर में उनको सजेस्ट भी सारा करना है, और उसके लिए अपने नॉलेज गेन करनी है। तो उसके लिए अपने को करंट सिनेरियो में कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे एज ए बिजनेस एडवाइजर के हिसाब से क्या क्या स्टेप्स एज ए बिजनेस एडवाइजर के हिसाब से करना चाहिए, और कौन सी नॉलेज एडॉप्ट करनी चाहिए। उसके लिए अभी डे टू डे एक्टिविटी खुद के लिए और अपने क्लाइंट के लिए कौन सी करनी चाहिए। डेफिनेटली मैं बताऊंगा इसके बारे में, कि क्योंकि मोदी साहब ने बताया ना कि बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, तो डरा के चले ही तो नहीं गए। उन्होंने कहा घर पे बैठ जाओ, और अगर बाहर निकलना है तो आरोग्य सेतु की ऐप लेके निकलो। तो मैं भी कुछ ना कुछ जिक्र दे दूंगा, जैसे पहले एक दिया था दोबारा दे दूंगा। भगवान करे कि सच हो। हमारे लुधियाना में एक मित्र हैं, जी। LIC एजेंट हैं, और उनके क्लाइंट के पास म्यूचुअल फंड वाला बंदा भी गया था। तो उन्होंने उसको ये समझाया कि तुमने इंश्योरेंस ही लेनी है तो म्यूचुअल फंड के अंदर यूलिस प्लान है, तो यानी कि यूनिट लिंक कुछ इंश्योरेंस प्लान है। तो कहते कि उसमें कमीशन मैं क्यों दूं, क्योंकि मेरे मॉर्गेज जो कटनी है वो कटनी है। तो उसके लिए वो क्या यूज करें, क्योंकि यूलिप प्लान LIC में आए हैं, लेकिन उधर कुछ इंश्योरेंस कंपनी म्यूचुअल फंड जो है वो इंश्योरेंस को जोड़ रहे हैं म्यूचुअल फंड के साथ। मैंने याद है थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। मैंने याद है MBA के प्रोग्राम में एक बार जिक्र किया था कि क्रॉस बॉर्डर होएगा। जैसे इंश्योरेंस वाले म्यूचुअल फंड के compete करने के लिए इक्विटी का पोर्शन घुसेड़ रहे हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड वाले इंश्योरेंस का पोर्शन घुसेड़ेंगे। तो वही बात सच हो रही है। तो ऐसे में मैं इसका भी आंसर यही दूंगा कि प्रोडक्ट को बेचने में मत निकलो। हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमें क्या करना है उसका मैं जिक्र बाद में करता हूं, मगर हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना। तो यहां पे मैं आंसर सिर्फ यही दे रहा हूं कि अगर आप मेरे से बोलते हो सर मैं कन्वेंशनल कैसे बेचूं, मैं यूलिप कैसे बेचूं, मैं म्यूचुअल फंड कैसे बेचूं, प्रोडक्ट नहीं बेचना। मैं शुरू से कहता आया हूं प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमें क्या करना है उससे ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो वो मैं बाद में आता हूं, मगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन जो आपके एजेंट्स या आपके क्लाइंट्स ने पूछे हो? हाँ, एक क्लाइंट है, वो एक्सपोर्ट का उनका बिजनेस है। तो अभी क्या लॉकडाउन के कारण एक्सपोर्ट नहीं हो पाई, LC एक्सपायर हो गई है। तो जब वो अपने जो कस्टमर है उससे बात करते हैं, वो कहते हैं कि LC जो है वो तो हम रीड ओपन नहीं कर पाएंगे, आप हमें डॉक्यूमेंट्स कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट COD उस पर भेज दो। तो वो हमसे पूछे थे कि क्या करना चाहिए। तो अगर इस टाइम पे तो कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स या DADP जिसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेंस या डॉक्यूमेंट्स पेमेंट, मतलब मोटा मोटा आप ये समझ लो किसी को भी माल मत भेजो जब तक पैसा या तो आता नहीं है या जब तक पैसे की गारंटी नहीं है। LC एक तरह से गारंटी होती है जो दूसरे का बैंक देता है। तो ये LC इस टाइम पे बाकी सामने वाला क्लाइंट इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि वो उसको रिन्यू नहीं करना चाहता, क्योंकि वो माल नहीं खरीदना चाहता। आपको अभी आने वाले समय में कई ऐसे बिजनेसमैन दिखेंगे जो एक दूसरे का सामान लेने खरीदने से मना कर देंगे। कई ऐसे बिजनेसमैन दिखेंगे जो पैसा देने से मना कर देंगे। इस क्लॉज को बोलते हैं फोर्स मैज्योर, FORCEMAJEAURE, फोर्स मैज्योर। ये फोर्स मैज्योर किसी भी सेक्टर में लागू हो सकता है, किसी भी इंडस्ट्री में लागू हो सकता है। और फोर्स मैज्योर का मतलब यह है कि मैं आपका पैसा नहीं दे सकता, या मैं आपका माल खरीद नहीं सकता, या मैं आपको माल नहीं बेच सकता। जो मर्जी कर लो, मतलब जो मेरा एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, सॉरी टू से मैं उसको ऑनर नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने बिजनेसमैन जो क्लाइंट हैं उनको कहो माल को बेचने की गलती मत करें, माल को अभी यहीं पे पड़े रहने दें, क्योंकि वहां पे अभी पीक हुआ ही नहीं है।
अभी पीक होने में समय है, अभी तो और बर्बादी वहां पे दिखती है। मेरी यूएस में कई क्लाइंटों से, कई दोस्तों से बातचीत हो रही है, वहां पे बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है इस टाइम। तो अभी उसको बिजनेस मत करते क्रॉस बॉर्डर। और एक है बिजनेस ओनर ही है, तो वो अभी सैलरी पे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कैश की लिक्विडिटी नहीं है, ओडी लिमिट ली हुई है। और अब ये जो सब चीजें हैं वो पूछें कब तक ऐसा चलेगा इंडिया में, आपका क्या व्यू है इसके रिगार्ड? काश फाइनेंशियल क्राइसिस होता तो मैं शायद बता पाता कि कब तक चल सकता है, क्योंकि हमें फाइनेंस तो समझ आता है, इकोनॉमिक्स समझ आता है, मगर ये क्या है ना, ये एक बीमारी है, कोरोना वायरस का इशू है जो पहले कभी नहीं हुआ, तो इसलिए कोई पास्ट की कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है किसी के पास, और ऊपर से बनाया गया है ऐसा भी लगता है। तो कितनी देर के लिए बनाया गया है, ये तो बनाने वाले से पूछना चाहिए हमें कि कितनी देर के लिए बनाया है भाई, कितनी देर की वैलिडिटी है इसकी। मुझे उम्मीद है, जो मेरी अकल कहती है वो ये है कि अगर ये बनाया गया है और अगर ये चाइना से ही बना है, मैं अज्यूम करता हूं क्योंकि चाइना से शुरू हुआ, और मैं अपने आप नहीं बोलना चाहता, चाइना में एक यूनिवर्सिटी ऑफ वायरोलॉजी है, वुहान में ही है, वुहान जहां से ये वायरस शुरू हुआ, वहां पे एक यूनिवर्सिटी ऑफ वायरोलॉजी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ वायरोलॉजी जो 17 किलोमीटर दूर है, जो वुहान की मीट मार्केट से, ऐसा कहा जाता है कि वहां पे ये वायरस 2018 से मैन्युफैक्चर हो रहा था, ऐसा कहा जाता है। और साथ में वुहान की मीट मार्केट से 5 किलोमीटर दूर एक लेबोरेटरी है जहां पे कहा जाता है कि उस बैट में या बैट्स में या एनिमल्स में एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किया गया। उससे मैं एक लिंकेज समझता हूं कि चाइना वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है जैसे वर्ल्ड चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। सिंस दोनों आपस में डिपेंडेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि चाइना भी चाहेगा कि वर्ल्ड में दिक्कत ज्यादा लंबी बढ़े। तो मुझे लगता है कि चाइना चाहेगा कि ये वायरस जो है 2, 2.5, 3 महीने में खत्म हो जाए, अपने आप ही डिसअपियर हो जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन या दवाई बनने में तो अभी दिखता नहीं सीन, और अगर बन भी गई तो आने में बड़ा टाइम लगेगा। तो आई एम श्योर अगर वायरस ऐसा बनाया गया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वायरस की वैलिडिटी 2-3 महीने की रहेगी। और 2-3 महीने का मतलब है कि मैं अज्यूम करता हूं कि अगर इंडिया में ये जेन्युइनली जनवरी 17 से फैला है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मई 17 तक इसका सफाया हो जाना चाहिए। और वर्ल्ड में जहां ये फरवरी में पूरा कूदा है, वहां पे मई जून में इसका सफाया हो जाना चाहिए। तो अगर मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मई जून तक सफाया हो जाता है, तो अपने बिजनेसमैन दोस्तों को ये कहो हाथ जोड़ के कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो उनके लेबर क्लास हैं, उनको पैसे पक्का देते रहें ताकि वो अपना खाना रोटी खाते रहें। अगर पैसे काटने ही हैं तो जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी 50% या 30% सैलरी काट लें, क्योंकि उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो और जो मिडिल मैनेजमेंट के लोग हैं, यानी कि जो सीनियर है, उनकी तो 50% चाहे काट लो। जो 1 लाख 2 लाख कमाते हैं उसकी 50% काट लो, क्योंकि 50,000 पे इस टाइम पे ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ईएमआईज तो पोस्टपोन हो गई है। रेंट में थोड़ा थोड़ा रेंट का नेगोशिएशन कर लो। खाने पीने के लिए पैसा चाहिए, और कोई भी फैमिली को, परिवार को घर में बैठे हुए खाना पीना खाना हो तो 10 से 15,000 मैक्सिमम चाहिए, अच्छा खाना खाना हो राशन पानी के समेत। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको बोलो, मिडिल क्लास जो फैमिली के जो लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको इतना पैसा दे दें कि वो खाना पीना भी खा पाए और अपनी ईएमआई या जो अपना जो रेंट रूंट है उतना दे पाए। और जो लोग रेंट देते हैं, मैं चाहूंगा कि वो रेंट बरकरार रखें, मगर पूरा नहीं। अपने लैंडलॉर्ड से बात करें कि अगर रेंट 30,000 है कि भाई 30,000 नहीं दे सकते, हम 15,000 दे सकते हैं, मगर 15,000 पक्का देंगे ताकि तू भी अपने घर का खर्चा पानी चलाता रहे, ताकि तू भी अपनी मेड्स को पैसा देता रहे, मेड्स को खाना देता रहे, अपने ड्राइवर को खाना देता रहे। तेरे को हम 30,000 का रेंट नहीं दे सकते। तो यानी कि थोड़ा नेगोशिएट करो, एंड धीरे धीरे करके 1-2 महीने में जैसी सिचुएशन बेटर होती है, आई थिंक थोड़ा थोड़ा करके रिवाइव कर देंगे। तो मेरे को लगता है ऐसा सजेशन देना बनता है। कन्नू भाई, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हेमंत भाई? हाँ जी सर। आप कुछ पूछें। हाँ सर, मैं सॉरी पहले तो लेट आया, थोड़ा काम में फंसा ना था। कोई बात नहीं। हाँ, प्लीज प्लीज। कैसे हो सर? यस हेमंत भाई, कैसे? बढ़िया, ठीक ठाक। अच्छा, आपको खास पूछना था, आप बार बार जो फोर्स मजूरी के बारे में बोल रहे हो, तो जी। उसका कुछ अल्टरनेटिव भी होगा ना?
इसमें तो क्या काफी लोग फंसेंगे। आप जो बोल रहे आगे रिलायंस का जिक्र किया था या इंश्योरेंस कंपनी भी इसका करेंगे, मगर रियल में जो आप बोल रहे वो वन साइड है, मगर अदर साइड भी दूसरा पार्टी भी फंसेगा इसके कारण। तो उसके लिए क्या कुछ ऑप्शन तो होगा ना। जब आदमी फंसता है ना तो आदमी की नेचर क्या है, पहले कहता है कि मैं तो बच जाऊं, दूसरा वाला फंसे फंसे मैं क्या करूं। अपन दूसरा वाला जब फंसेगा, अगर कोई किसको मैं मारता हूं तो अगला मेरे को भी मारेगा ना उसके बचाव के लिए। डेफिनेटली मैंने उसका आंसर तभी दिया ना कि मैं चाहूंगा कि लोग फोर्स मेजोर ना करें, मगर जो बेयर मिनिमम अमाउंट है उतना देते रहे। जैसे रेंट के ऊपर कई लोग फोर्स मेजोर कर रहे हैं कि हम लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं देंगे, तो मैंने क्या बोला कि फोर्स मेजोर मत करो, रेंट 50% दे दो। जैसे रिलायंस ने बोला कि हम मॉल्स में मॉल ओनर को रेंट नहीं देंगे, तो रिलायंस को चाहिए था थोड़ा कम दे देता, 30% देता यार, ठीक है ना। तो फोर्स मेजोर जो है वो एक दिक्कत है जो कि कई कंपनीज ने इसको शुरू कर दिया है अपने फायदे के लिए। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके। और इंश्योरेंस कंपनी अगर इस्तेमाल करती है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं उम्मीद करता हूं कि इंश्योरेंस कंपनी ना करे। ओके। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जिस दिन फोर्स मेजोर करने पे आ जाए तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग सेक्टर ही फोर्स मेजोर पे आ जाए तो इकोनॉमी के ऊपर विश्वास उठ जाता है। हालांकि मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूं कि फोर्स मेजोर इंश्योरेंस कंपनी बैंकिंग सेक्टर ना करे, मगर ऐसे में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, कड़वा सच है, नॉर्वे का सॉवरन फंड यानी गवर्नमेंट का बैकिंग वाला फंड जो कि $1 ट्रिलियन का था, $950 बिलियन का, $950 बिलियन का, 1 बिलियन में 7500 करोड़ होते हैं। तो 7500 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 950, मेरे को तो जीरोज ही नहीं काउंट होती फाइनेंस का आदमी होके भी। तो इतनी बड़ी एंटिटी बैंकरप्सी के कतार पे खड़ी हुई है। नॉर्वे का सॉवरन फंड है, नॉर्वे का, और नॉर्वे की रेटिंग हमसे बहुत ऊपर है। तो मैं तो यही कहूंगा, यहां पे ज्यादा डराना नहीं चाहता, मगर मैं कहूंगा, उम्मीद करता हूं हाथ जोड़ के कि इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग सेक्टर फोर्स मेजोर नहीं करेगी, मैं ऐसा कहना चाहता हूं। ओके जी। और थोड़ा लेट आए थे, क्वेश्चंस उठा के नहीं उठा वो मेरे को पता नहीं, पर जो ये ऑनलाइन सारे कर रहे हैं, यानी अभी मैंने देख रहा हूँ कि एयरटेल के ऐप पे भी देख रहा हूँ, फ्लिपकार्ट पे भी देख रहा हूँ, या दूसरे ऐसे ऐप है उसमें भी इंश्योरेंस बिकना शुरू हो चुका है। जैसे हमारी आपकी पहले बात हुई थी कि फ्लिपकार्ट वगैरह म्यूचुअल फंड बेचेंगे, तो इन लोगों ने ऑलरेडी 2 व्हीलर 4 वैसा पॉलिसी चालू कर दिया है जिसमें फिक्स बेनिफिट पॉलिसी है, उस तरह के उन लोगों ने बेचना चालू भी कर लिया है। तो ऐसा मार्केट हो जाएगा। तो जैसे गौतम भाई ने भी बताया, दीपक भाई ने भी बताया, जब से मैं जुड़ा, तो उसमें हम क्या कर पाएंगे। और दूसरा जो ब्रोकर का एक सिनेरियो में सोच रहा था कि ब्रोकर का क्या होगा, या हमारे जैसे कोई अच्छे अच्छे एडवाइजर है वो मिलके भी एक बड़ा कंपनी जैसा बनाए और ब्रोकरशिप जैसा या कुछ ऐसा बड़ा काम करे तो मार्केट में टिके। क्योंकि अभी मेरे को पक्का मालूम है कि छोटा आदमी नहीं टिकेगा, या सिंगल लेयर पे काम कर रहा है वो भी नहीं टिकेगा। मल्टी है, टैलेंटेड है, नॉलेज है, सर्विसिंग है, सारा कुछ चाहिएगा, तब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो ही वो टिकेगा जी। तो मेरा आपने जो सभी के लिए मैं पूछा हूँ, छोटा एजेंट हो या बड़ा एजेंट हो, तो उसको आने वाले साल यही इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए क्या करना पड़ेगा? आप छोटा एजेंट किसको डिफाइन करते हैं और बड़ा एजेंट किसको डिफाइन करते हैं? छोटा एजेंट तो अभी तो इस हालत में मैं बोल रहा हूँ कि जिसके पास रिन्यूअल सर इतना नहीं है कि वो घर चला पाए। और बड़ा एजेंट इसको मैं अभी बोल रहा हूँ ये माहौल में कि जो जिसको अभी धंधा तो किसी का नहीं है, न्यू बिजनेस तो रिन्यूअल के पे टिके हुए हैं, तो इसको मैं अभी बोलता हूँ कि चल तेरा रिन्यू तो घर पर आनी खाना पीना तो चल रहा है, इसको मैं अभी सेटल इंश्योरेंस एडवाइजर बोल रहा हूँ। यानी अपने एजेंटों में भी HNI है तो उसको नहीं मैं बोलता हूँ, मगर जिसका रिन्यूअल है कि घर का खर्चा वो चला सकता है, 50,000 लाख रुपए आ रहा है उसका, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया सवाल। यहाँ पे मैं इसलिए सारों से यस लिया क्योंकि यहाँ पे हमारे कई बड़े एजेंट्स भी हैं, क्योंकि आपका सवाल था कि छोटे एजेंट क्या करेंगे और बड़े एजेंट तो फिर भी अपना खर्चा पानी निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे यानी कि शुरुआत यूं करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूं शुरुआत करना चाहता हूँ कि
आखिर मुद्दा वही आ गया कि किसके पास, किस इंश्योरेंस एजेंट के पास पैसे हैं या पैसे आ रहे हैं। क्योंकि आपने मेरे से मुद्दा ये नहीं पूछा कि सर टीओटी और सीओटी क्या करे और एमडीआरटी जो नहीं बनता वो क्या करे, है ना? राइट यानी कि आपका सवाल ये नहीं था कि सर जो एमडीआरटी नहीं कर पा रहा वो क्या करे, जो एमडीआरटी कर चुका वो क्या करे, जो सीओटी था या टीओटी है। और याद है मैं हमेशा कहता था कि एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी की क्या वैल्यू है? पैसे की वैल्यू है। सिंपल जवाब ये है कि भैया कितना पैसा कमाया, बात खत्म। अब यहां पे मैं थोड़ा एक दो टुकड़ियों में थोड़ा मजे लेते हुए मगर सीरियस चीज को पिच करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें कभी भी अपने एजेंट्स को या भाई दोस्तों को प्रोवोक ये नहीं करना चाहिए कि तू सीओटी बनेगा, तू टीओटी बनेगा, तू एमडीआरटी बनेगा। नहीं, हमें सिंपल एक ही मुद्दे पे रहना चाहिए, भाई पैसा कमा। पैसा ही मेन मुद्दा है, हर एक आदमी का पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, बात खत्म। पैसे के साथ साथ सर्विस, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से, यानी क्लाइंट का सोच और पैसा कमा। एमडीआरटी बनना है या मैं इस साल एमडीआरटी करूंगा या मैं इस साल सीओटी करूंगा, टीओटी करूंगा, उसको कोई फायदा नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वैसे भी मैं तो हमेशा ये कहता हूं एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी हिंदुस्तान का नहीं है, यूएस का है। और मेरे को हिंदुस्तान से बहुत प्यार है और मैं अज्यूम करता हूं कि आप सारों को भी प्यार है। फिर हम एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी क्यों बोलते हैं? हम ये क्यों नहीं बोलते कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बनूंगा? कुछ तो फायदा है, 30 लाख की गाड़ी का या कुछ ना कुछ लोन मिलता है इंटरेस्ट फ्री, कुछ तो फायदा समझ आता है। राइट तो कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है या समझो कुछ ना कुछ बेनिफिट वाला हो तो जरूर बोलो। मगर अगर बेनिफिट ही नहीं है, बल्कि एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी ना हमारा बनाया हुआ, ना हिंदुस्तान का, ना एलआईसी का, बनाया भी किसी वेस्टर्न वर्ल्ड वाले ने, और हमें बेच रहा है, वर्ल्ड को बेच रहा है और सारों को बेच रहा है और हम वहां टिकट खर्च करके जा रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि जो सीओटी या जो टीओटी या जो एमडीआरटी है, क्या हमें क्लाइंट इससे इज्जत देता है? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि क्लाइंट तो समझता भी नहीं है कि क्या एमडीआरटी और क्या सीओटी है, क्या टीओटी है। एक्चुअली में इसके कारण हमने कई लोगों को मौका दे दिया जो हमें क्या कहता है, हम आपको एमडीआरटी बनाएंगे, हम आपको सीओटी बनाएंगे, हम ट्रेनिंग करेंगे, आपको एमडीआरटी बनाएंगे। वो गलत हो गया। अब यहाँ पे एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी का जिक्र मैं नहीं कर रहा, उसको साइड पे करो। और अब मैं चाहता हूं कि हम आगे अपने भाई बंधुओं को बोलें कि एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी के चक्कर में मत पड़, पैसे के चक्कर में पड़, पैसा कमाना। और हमें भी पता है कि हमारी इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करते हैं स्टेज पे जाने के लिए, मगर हो सकता है रिबेट दे के जाते हो। क्या वो अच्छे हैं? डेफिनेटली नहीं। अगर कोई आदमी जेन्युइनली पैसा कमाता है, चाहे एमडीआरटी नहीं बना, मेरी नजर में वो ज्यादा अच्छा है। चाहे एमडीआरटी नहीं बना, स्टेज पे नहीं गया, मेरी नजर में बहुत अच्छा है। मगर ये होड़ मचा रखी है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ने होड़ मचाई है कि डेवलपमेंट ऑफिसर को तुम्हारे कितने एमडीआरटीज हुए। डीओ भी क्या बोलता है, मेरे 11 हुए, मेरे 14 हुए। ऐसा नहीं करो। फिर साथ में हम अपने एजेंट को बोलते हैं तू एमडीआरटी करेगा, तू सीओटी करेगा, टीओटी करेगा। नहीं बोलो। इसलिए हमें जेन्युइनली मैसेज हमें जेन्युइनली बिजनेस करना है बढ़िया वाला। अब आते हैं कि छोटा एजेंट या बड़ा एजेंट वो करे क्या, दोनों केस में क्या करेंगे अल्टीमेटली वो हम जिक्र अभी करेंगे कि हमें अभी लॉकडाउन पीरियड में क्या करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, लॉकडाउन के पीरियड के बाद क्या करना है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, इसको ओवरऑल जर्नी कैसे बनानी है, तीसरा पॉइंट। इसके ऊपर मैं पूरा जिक्र करूंगा।